आज हम समझेंगे इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स को। आपकी नफ्सियात में जो तज़ाद है, काफ़ी सारे तज़ाद पाए जाते होंगे। आज हम उन पर बात करेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे और एंड में मैं आपको बताऊंगी कि वो तज़ाद आपने कैसे ख़त्म करना है। अगर आपको याद हो, बचपन में हमारे वालिदैन अक्सर हमें कहा करते थे कि हमारे सीधे कंधे पर फ़रिश्ता और उल्टे कंधे पर शैतान बैठता है। तो सीधे पर फ़रिश्ता हुआ, उल्टे पर शैतान और बीच में फंस गया इंसान। और कुछ यही स्ट्रक्चर साइकी का सिगमंड फ्रॉइड भी बताते हैं। वो कहते हैं कि एक होती है इड और एक सुपर ईगो होती है और उनके बीच में ईगो फंसी रहती है। इड क्या है? इड शैतान है। मज़हब की ज़बान में कहें तो शैतान है। साइकोलॉजी की ज़बान में कहें तो आपकी इंस्टिंक्ट्स हैं, आपकी जिबलत, आपकी डिज़ायर्स। और सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो आपकी इखलाकियात, यानी कि वो फ़रिश्ता जो आपके सीधे कंधे पर बैठा होता है, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, मोरल वैल्यूज़, या फिर आपकी पर्सनल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, या फिर आपकी रिलीजियस वैल्यूज़ यानी कि मजहबी इक़दार। अब इड और सुपर ईगो के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो तज़ाद है, यानी कि शैतान और फरिश्ते के दरमियान जो मसले मसाइल हैं, दोनों के मोटिव्स अलग हैं, दोनों का ज़िंदगी को देखने का नज़रिया अलग है। और ये इड और सुपर ईगो के बीच में फंस गया इंसान, यानी कि फंस गई बीच में आपकी ईगो। सही गलत, अच्छा बुरा, इसी की पहचान करता रहता है इंसान। और आज हम इसी को समझने वाले हैं कि आपकी साइकी में जो सही और गलत है, उसके दरमियान जो ये तनाज़ा है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसे आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो साइकिक कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि जो नफ्सियात के अंदर तनाज़ा है, ये जन्म कैसे लेता है, ये कैसे आपको परेशान करता है। जब भी आपकी इड और सुपर ईगो यानी कि शैतान और फरिश्ते के बीच में कोई भी अपोजिट डिज़ायर, मोटिव या फिर वैल्यूज़ जन्म लेंगी, कि वो जो दो वैल्यूज़ हैं, वो जो दो डिज़ायर हैं, उनका आपस में कोई मेल ही नहीं है, तो आपकी नफ्सियात में तनाज़ा होगा, आपको नफ्सियाती दर्द होगा। मिसाल के तौर पर एक लड़का है और उसकी इड में लस्ट है। जो इसका इड है ना, वो लस्टफुल है, उसको लस्ट फील होती है। और जब उसको लस्ट फील होती है तो वो मैस्टरबेट करता है, लेकिन मैस्टरबेशन के बाद उसको एक गिल्ट होता है कि उसने गलत किया, कल को वो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा, क्योंकि उस लड़के की बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलीजियस वैल्यूज़ हैं और वो नहीं चाहता कि उसका अल्लाह उससे नाराज़ हो। तो जो सुपर ईगो है, वो इड की ख्वाहिश यानी कि जो लस्ट है, उसके साथ तनाज़े में आ रहा है। और ये लड़का जब भी लस्टफुल होता है तो ये अपने बारे में बहुत बुरा महसूस करता है, ये शेम और गिल्ट में चला जाता है और इसके नफ्सियात में एक अजीब सा तनाज़ा है जो इसको एंजाइटी में रखता है, परेशान रखता है। अब ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान की जो वैल्यूज़ हैं, यानी कि उसके जो इक़दार हैं, वो सिर्फ मजहबी हो। फ़र्ज़ करें एक और लड़का है और वो भी सेम मैस्टरबेशन करता है, पोर्नोग्राफी देखता है, और उसके बाद ना उसको बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत अफसोस में, गिल्ट में चला जाता है कि मैंने अपना वक्त ज़ाया कर दिया। उस लड़के की जो वैल्यूज़ हैं, उसके जो इक़दार हैं, उसमें वक्त बहुत अहमियत रखता है। उसका सुपर ईगो उसको बोलता है कि तुमने क्या किया, तुमने अपना वक्त ज़ाया किया, तुम कोई और प्रोडक्टिव काम कर सकते थे। इसका मतलब ये है कि उस लड़के के लिए प्रोडक्टिविटी और टाइम अहमियत रखता है। उसकी सुपर ईगो में रिलीजियस वैल्यूज़ नहीं हैं, उसकी सुपर ईगो में पर्सनल वैल्यूज़ हैं कि यार मुझे अपना वक्त ज़ाया नहीं करना, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है। बिल्कुल इसी तरह एक और लड़का भी हो सकता है जो सेम मैस्टरबेशन और पोर्नोग्राफी देखता है, लेकिन उसके बाद ना उसको बहुत अफसोस होता है, गिल्ट होता है, रिग्रेट में चला जाता है कि ये मैंने क्या किया, मेरी सेहत ख़राब हो रही है, मैं एडिक्ट हो रहा हूँ, मेरे ब्रेन में ब्रेन की पूरी केमिस्ट्री मेरी ख़राब हो रही है और मेरी हेल्थ ख़राब हो जाएगी मैस्टरबेशन से। चूँकि उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्थ है। उसको रिलीजन से फ़र्क नहीं पड़ता। वो ये नहीं सोचता कि मुझसे मेरा अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, वो ये सोचता है कि यार मेरी सेहत ख़राब हो जाएगी। तो हर इंसान का सुपर ईगो डिफरेंट होता है, हर इंसान का सुपर ईगो मुख्तलिफ होता है, उसकी वैल्यूज़, उसके इक़दार मुख्तलिफ होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके सीधे कंधे पर बैठा फ़रिश्ता हमेशा मज़हब को लेकर परेशान हो, बल्कि वो टाइम को, सेहत को या किसी और वैल्यू को लेकर आपको तनाज़े में लेकर जा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट में लेकर जा सकता है। और जबकि आपकी जो इड है, जो आपकी इंस्टिंक्ट्स हैं, उसमें तो लस्ट भी है, उसमें तो एग्रेशन भी है, उसमें तो हेट भी है, उसमें हर किस्म का नेगेटिव इमोशन है।
आपकी जो इड है बहुत मुमकिन है कि उसको शॉर्टकट चाहिए हो, उसको मेहनत करना पसंद ना हो, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर चलता हो कि बस अभी ही मुझे सारे प्लेजर, सारे मज़े मिल जाएं, मुझसे तो इंतज़ार नहीं होगा। तो ये जो तीनों लड़के हैं, इन तीनों लड़कों के अंदर ये इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स पाया जाता है, क्योंकि इड और सुपर ईगो इन दोनों की डिज़ायर्स में बहुत फ़र्क है। यहाँ पर अपोजिट मोटिव्स हैं, अपोजिट डिज़ायर्स हैं। इड को अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है, उसको लस्ट से, उसको पोर्नोग्राफी से, उसको मैस्टरबेशन से लेना देना है। लेकिन सुपर ईगो कहता है कि यार तुम्हारा फ्यूचर तबाह हो रहा है, ये तुम क्या कर रहे हो, या फिर अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे, ये सही नहीं है, तुम अगले जहान में क्या मुंह दिखाओगे। तो हर इंसान की साइकी में डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ पाई जाती हैं। अब मैं आपको एक फ़िल्म की मिसाल देकर समझाऊंगी। एक फ़िल्म से मैं आपको समझाऊंगी कि इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट कितना ख़तरनाक हो सकता है, किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है। फिल्म से जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ ये बहुत सिवियर एग्जांपल है, और जो मैं रियल लाइफ से एग्जांपल दूंगी वो मॉडरेट है, ताकि आप इन दोनों एग्जांपल्स को देख सकें और जान सकें कि जब सिवियर होता है तो क्या होता है, और जब मॉडरेट होता है तो इंसान कैसे बिहेव करता है। फिल्म है 2007 की भूल भुलैया। आप में से बहुत से लोगों ने देखी होगी, मैंने एक बार उस पर वीडियो भी बनाई थी। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के नाम से मेरी वीडियो थी। लेकिन आज मैं आपको ना इस मूवी से कुछ और दिखाने वाली हूँ, कुछ और समझाने वाली हूँ। ये मूवी बहुत खूबसूरत है। वैसे तो एक आम सी बॉलीवुड मूवी है, लेकिन अगर कोई साइकोलॉजिस्ट चाहे ना तो उसको बहुत बेहतर तौर पर साइको एनालिसिस के जरिए इसमें बहुत सारा डाटा इकट्ठा कर सकता है, बहुत सी चीज़ें इंटरप्रेट कर सकता है। तो मूवी में जो लीड एक्ट्रेस है जिसका नाम होता है अवनी, विद्या बालन है। विद्या बालन जब यूएस में होती है तो वहाँ पर एक राइटर, एक पोइट को वो पढ़ती है और उससे उसको बहुत इन्फैचुएशन हो जाती है, बहुत अट्रैक्शन होती है। वो बहुत शौक से पढ़ती है। शरद कुमार नाम होता है उस राइटर और पोइट का। और विद्या बालन को पता नहीं होता कि मेरी नंद का जो शौहर है वो दरअसल वही पोइट और राइटर शरद कुमार है। जब उसे पहली बार पता चलता है कि उसकी नंद की शादी शरद कुमार से हो रही है तो बहुत हैरान हो जाती है, और उसकी जो नंद है वो लेकर जाती है उसे बैल्कनी में और उसको शरद कुमार का घर दिखाती कि देखो हमारे सामने वाला घर उसका है और वो रहा शरद कुमार। विद्या बालन पहली बार जब उसे देखती है तो उसका तो फ्यूज़ ही उड़ जाता है, जाहिर सी बात है। उसको पहले ही वो इतना पसंद होता है, वो इतना ज़्यादा इन्फैचुएटेड होती है उसकी पोइट्री और उसकी राइटिंग से, उसके इंटेलेक्ट से। वो सारी अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन सरफेस पर आने लग जाती है, उसकी साइकी में सतह पर आने लग जाती है। अब विद्या बालन है शादीशुदा और वो उसकी नंद का होने वाला शौहर है। अब यहाँ पर जो विद्या बालन यानी कि जो अवनी जो कैरेक्टर है उस मूवी में, उसकी ना नफ्सियात में एक तनाज़ा जन्म लेता है कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरा तो शौहर है, वो इतना अच्छा इंसान है, मैं उससे प्यार भी करती हूँ, तो फिर ये मेरे अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वो भी अपने नंद के शौहर के लिए क्यों आ रही है। जैसे जैसे अवनी का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके जहन में वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है और वो इतनी ज़्यादा इस्तराब में चली जाती है कि उसका वो जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो DID में बदल जाता है, यानी कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में, जहाँ पर उसका अनकॉन्शियस माइंड ये डिसाइड करता है कि देखो मैं तो अवनी शादीशुदा हूँ और मैं कैसे किसी और के शौहर से प्यार कर सकती हूँ, होने वाले शौहर से मैं कैसे अट्रैक्ट हो सकती हूँ। उसका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो कोई दूसरी आइडेंटिटी बनाता है, और वो जो दूसरी आइडेंटिटी उसका अनकॉन्शियस माइंड बनाता है वो आइडेंटिटी क्या करती है, वो आइडेंटिटी वो जो शरद कुमार राइटर है उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकती है। क्योंकि जब वो अपनी आइडेंटिटी को स्विच करती है, जब वो अवनी से मंजुलिका बनती है, तो अब तो वो अवनी नहीं है, अब तो वो सिद्धार्थ की बीवी नहीं है, वो तो मंजुलिका बन गई। तो जब वो मंजुलिका बन गई तो इसका मतलब ये है कि वो शरद कुमार से अपने प्यार का इजहार कर सकती है, वो उस इन्फैचुएशन को, उस अट्रैक्शन को एक्सप्रेस कर सकती है। क्योंकि जब तक वो अवनी है, सिद्धार्थ की बीवी है, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि ये बात उसका अपना जो माइंड है वो एक्सेप्ट नहीं करता। और चूँकि अवनी को ये बात नहीं पता होती कि उसके अंदर जो एक कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले रहा है उससे उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना है, लेकिन वो करती क्या है, वो अपने शौहर को मारने की कोशिश करती है। हालांकि उसको अपनी नफ्सियात में क्या ख़त्म करना होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना होता है जो शरद कुमार और उसके शौहर के बीच में होता है, जो शैतान और फरिश्ते के बीच में होता है, जो इड और सुपर ईगो के बीच में होता है। लेकिन वो क्या करती है, वो उसका इजहार बाहर की एक्सटर्नल वर्ल्ड में करती है और वो मंजुलिका बनकर अपने शौहर को मारना चाहती है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है
शरद और सिद्धार्थ के बीच में ये सिद्धार्थ को मार कर ख़त्म हो जाएगा। जब मेरा शौहर मर जाएगा तो मैं खुलकर इजहार कर सकूंगी अपनी इड का। यहाँ पर जो मंजुलिका है, जो उसकी दूसरी आइडेंटिटी है, वो इड है, वो उसकी वो डिज़ायर है जो उसके सुपर ईगो के साथ तजाद में है, कॉन्फ्लिक्ट में है। इस मूवी की मिसाल मैंने इसलिए दी क्योंकि हम मशरक़ी माशरा हैं, हम अंग्रेज़ तो हैं नहीं कि बैग उठा लिया और चल दिए शौहर को छोड़कर, या लिव इन में रह रहे हैं बॉयफ्रेंड के साथ तो कोई और पसंद आया तो बस चल दिए। ज़ाहिर सी बात है, वो 2007 की मूवी और उस पर एक मशरक़ी माशरा दिखाया है कि जहाँ पर एक शादीशुदा औरत अपने अंदर उठने वाली एक डिज़ायर से परेशान हो जाती है और कैसे फिर वो डिज़ायर एक डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तभी ये फिल्म मुझे पसंद है क्योंकि इसके साथ हम अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। इससे और अच्छी मूवीज़ होंगी हॉलीवुड में, पर डेफिनेटली वो हमारा कल्चर नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसियों से हमारा कल्चर मिलता जुलता है। मूवी में एक बात बहुत खूबसूरती से दिखाई है कि जो कैरेक्टर है अवनी, लीड एक्ट्रेस जो है मूवी की, उसको ये डिसऑर्डर ऐसे ही फजूल में नहीं हो जाता DID, बल्कि उसका एक ट्रोमेटिक चाइल्डहुड रहा होता है। उसका बाकायदा वो लोग एक ट्रोमेटिक चाइल्डहुड दिखाते हैं। और यही वजह है कि जितने भी डिसऑर्डर्स आप लोग को नज़र आते हैं, चाहे वो DID है, स्किज़ोफ्रेनिया है, ठीक है जेनेटिक्स का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है, पर यहाँ पर सिर्फ जेनेटिक्स नहीं होते हैं, कोई ना कोई बहुत ट्रोमेटिक इवेंट्स उस इंसान के साथ रह चुके होते हैं बचपन में। जितना बड़ा ट्रोमेटिक इवेंट होगा उतने ही चांसेस हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना आपकी साइकी में, जो तनाज़ा आएगा वो सिवियर हो सकता है। और जब ट्रॉमा बहुत भयानक लेवल का मिलता है और आपका जो डिसऑर्डर है वो इस हद तक सिवियर हो सकता है कि आप कुछ देर के लिए रियलिटी से ही डिस्कनेक्ट हो जाएं। कि कुछ देर के लिए वो जो कैरेक्टर अवनी है वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट होकर मंजुलिका बन के जो भी उसका शैडो है, जो भी उसका इड है, जो भी उसकी डिज़ायर है, वो उसका इजहार करती है। तो जितना गहरा ट्रॉमा होगा उतना ही बड़ा स्प्लिट होगा इड में और सुपर ईगो में। उतना ही इड और सुपर ईगो एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड होंगी, एक दूसरे से बहुत अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। अब इसी एग्जाम्पल को मैं आगे ना थोड़ा सा एक मॉडरेट केस के ज़रिए बयान करना चाहूँगी। फ़र्ज़ करें एक लेडी है जो कि एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है और वहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट है उसके सामने वो अपना केस रखती है और वो उसे कहती है कि मैं बहुत रिलीजियस, बहुत स्पिरिचुअल औरत हूँ, लेकिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उस लेडी से पूछा जाता है कि क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, तो वो कहती कि मेरा एक सीक्रेट अफेयर है। और वो औरत ये कहती है कि वो एक बहुत रिलीजियस और स्पिरिचुअल औरत है, वो बुरी औरत नहीं है। वो बार बार ये बावर कराती है कि उसका कैरेक्टर बुरा नहीं है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो इस चीज़ में क्यों फंस गई है। अब वो जो लेडी है वो अपने इस रिलेशनशिप का सारा इल्ज़ाम उस लड़के पर डालती हैं जिनके साथ उनका वो सीक्रेट अफेयर है। वो कहती हैं कि ये मुझसे करवाता है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ, ये इंसान बहुत बुरा है, ये मुझसे ये सारी हरकतें करवाता है, ये बहुत चालाक आदमी है और मैं इसकी बातों में आ जाती हूँ, वरना मैं ऐसी नहीं हूँ। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना उनके साइकी में कि एक तरफ लस्ट है, सीक्रेसी है, डिज़ायर है, और दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिटी है और उनका रिलीजियस होना है, और ये दोनों के बीच में वो फंसी हुई हैं। तो जब भी ऐसा कोई इंसान आता है तो सबसे पहले तो उससे उसका चाइल्डहुड पूछा जाता है कि आपका चाइल्डहुड कैसा था। जब वो लेडी अपने चाइल्डहुड के बारे में बताती हैं, चाइल्डहुड तो बहुत बुरा था, बहुत पेनफुल। और उस चाइल्डहुड को सुनने के बाद ना कोई जजमेंट रहती नहीं उनके लिए। जो दर्द उन्होंने सहा अपनी ज़िंदगी में, उसके बाद आप उन्हें कैरेक्टरलेस नहीं कह सकते, आप उन्हें बीमार कह सकते हैं, आप उन्हें साइकोलॉजिकली इल कह सकते हैं, आप उनके साथ कंपैशन शो कर सकते हैं, एम्पैथी शो कर सकते हैं। क्योंकि जब इतना भयंकर, इतना भयानक बचपन होगा एक बच्चे का, तो उससे ये उम्मीद रखना कि वो बड़ा होकर एक फंक्शनल एडल्ट बने, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। ऐसा नहीं हो सकता। वक्त गुजरने के साथ उन्हें समझाया जाता है कि वो जो भी कर रही हैं उसके पीछे उस लड़के का कोई कसूर नहीं है, वो लड़का इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके लिए अगर कोई ज़िम्मेदार है तो उनका बचपन, उनका चाइल्डहुड, जिसको उनको रिजॉल्व करना होगा और उनको अपनी लाइफ में उस चाइल्डहुड, उस डीप सीटेड ट्रॉमा से बाहर निकलना होगा। यानी कि वो गहरा और डीप ट्रॉमा
जो उनकी साइकी में अपने पंजे गाड़ चुका है, उसके पंजों को थोड़ा सा हल्का करना होगा और फिर स्लोली ग्रेजुअली उन पंजों को हटाना होगा। तो जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन करता है, जब वो बिल्कुल इस बात से ही डिस्कनेक्टेड होता है कि वो जो कर रहा है वो खुद कर रहा है, कोई दूसरा इंसान उससे नहीं करवा रहा, और जब वो इंसान इस बात को मानने को तैयार नहीं होता कि बचपन का ट्रॉमा नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो फिर आपको बहुत ना सब्र के साथ काम लेना होता है, बहुत पेशेंस के साथ। क्योंकि जो भी ऐसे लोग होते हैं जिनका नफ्सियाती तनाज़ा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है या बहुत उसमें सिवियर ट्रॉमा होता है, तो पहले आपको ना ऐसे लोगों को टाइम देना होता है, स्पेस देनी होती है कि वो जो भी उनके अंदर अनप्रोसेस्ड है, जो भी सीक्रेसी है, जो कुछ भी है, पहले वो उसे बाहर निकालें, वॉमिट करें। अगर मैं ऐसे इंसान को साइको एजुकेशन दूंगी तो उसकी बॉडी उस साइको एजुकेशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो पहले उस इंसान को इतना स्पेस, इतना कंपैशन, इतना ट्रस्ट, इतना टाइम देना होता है कि वो पहले वॉमिट करे, वो जो भी अंदर अनप्रोसेस्ड है पहले वो सारा बाहर निकाले, थ्रो अप करे। जब वो थ्रो अप करेगा, वो सब बाहर निकालेगा, थोड़ा हल्का होगा, थोड़ा ट्रस्ट उसको बिल्ड होगा, तो उसके बाद उसकी बॉडी स्लोली ग्रेजुअली वो जो साइको एजुकेशन है उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी। आप यूं ही लोगों को मशवरे नहीं दे सकते, आप यूं ही लोगों को ना चेंज नहीं कर सकते। पहले आपको उनको इस काबिल बनाना होता है, पहले आपको उन्हें उस लेवल पर लेकर जाना होता है कि उनकी बॉडी नए नज़रियात को, नई बातों को एब्जॉर्ब कर सके। तो उसके लिए पहले सारा जो अंदर पुराना अनप्रोसेस्ड फूड है पहले वो थ्रो अप होगा, पहले वो वॉमिट होगा, फिर उसके बाद वो इस काबिल होंगे कि वो कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ हेल्दी खाना एब्जॉर्ब कर सकें। तो जब उन लेडी को स्पेस मिलता है, मौका मिलता है, टाइम मिलता है, कंपैशन, एम्पैथी मिलती है, तो वो जो भी उनके अंदर होता है वो उसके बारे में बात करती हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो भी उनके अंदर छुपा हुआ होता है, दबा हुआ होता है, सप्रेस होता है, वो सब बाहर तो आ जाता है। वो कॉन्फ्लिक्ट आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होने लगता है, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट है वो हल्का हल्का सा साइको एजुकेट तो करता ही है ना। और साइकोलॉजिस्ट की एम्पैथी, उसका नॉन जजमेंटल एटीट्यूड भी बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। और यूँ आहिस्ता आहिस्ता अपनी दोनों साइड्स, चाहे वो शैतान है या फरिश्ता है, उन दोनों साइड्स का इजहार करके वो इंसान उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने लगता है, वो लेडीज़ कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने लगती हैं। सोल्यूशन का मैंने आपसे कहा था ना कि कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म कैसे करेंगे आप? इजहार करना, एक्सेप्ट करना, सेक्सुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी के बीच में जो तनाज़ा है उसको ख़त्म करना, यानी कि उन दोनों को एक्सेप्ट करना कि दोनों एग्जिस्ट करती हैं। एक कंधे पर शैतान तो एक पर फरिश्ता है। शैतान को दबाएंगे तो बहुत और भी ज़्यादा पावर के साथ ऊपर आएगा, फरिश्ते को ओवरबर्डन कर देंगे तो उससे संभाला नहीं जाएगा। इसलिए आपको जो भी आपके इमोशंस हैं, जो भी अट्रैक्शन है, जो भी इन्फैचुएशन है, जो भी आपकी लस्ट है, आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा कि वो आपकी साइकी का हिस्सा है। मरते दम तक आपके उल्टे कंधे पर शैतान होगा, आपकी साइकी से इट कहीं नहीं जाने वाली, वो वहाँ रहने वाली है, उसका डेरा जमा रहेगा। तो अगर वो अवनी, वो फिल्म का जो लीड कैरेक्टर है, वो अगर अपने अंदर इस कॉन्फ्लिक्ट को एक्सेप्ट करता कि क्या हो गया अगर मैं शादीशुदा हूँ और मुझे इन्फैचुएशन हो गई एक राइटर से, एक पोइट से, तो क्या मैं उसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ, क्या मैं उसको प्रोसेस कर सकती हूँ? आपको उस पर अमल नहीं करना। अमल तो तब होता है जब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जब जब आपका शैडो, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, उस पर आप एक्शन लोगे और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं क्योंकि एक्शन तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। फैंटेसी तो बहुत सीधी होती है, लेकिन एक्शन कॉम्प्लेक्स होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो जब भी आपके अंदर लस्ट आए, जेलसी आए, एनवे आए, तो पूछें अपने आप से, क्यों है ये इमोशंस, क्या वजह है, और क्या मैं इन्हें फील कर सकता हूँ, क्या मैं इन्हें वेलकम कर सकता हूँ, और क्या मैं इसके साथ बैठ सकता हूँ, इसे फील कर सकता हूँ। और मुझे पता है कि ये फीलिंग है, मुझे पता है कि ये एहसास है और ये कुछ देर में चला जाएगा। लेकिन जब आप इसको धुतकारेंगे, इसको शेम करेंगे, इसको दबाएंगे, इसको काट देंगे अपनी ज़ात से, तो ये कटेगा तो नहीं। शैतान तो कंधे पर बैठा है ना, आपके कंधा काट देंगे आप तो कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। तो आपको एक्सेप्ट करना होगा, आपको उन तमाम नेगेटिव फीलिंग्स को वैल्यू देनी होगी। इमोशंस का जो पूरा एक चक्कर होता है ना, पूरा एक साइकिल होता है, आपको उसे कंप्लीट होने देना होगा। जब जब आप उस साइकिल को तोड़ेंगे, उसमें बीच में कूदेंगे, आप बीच में फलांगेंगे कि नहीं, ये मैं फील नहीं करूँगा, ये गलत है। जैसे वो
एग्जाम्पल मैंने आपको दी ना वो लेडी वाली, कि आहिस्ता आहिस्ता उनका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता गया और वो समझ गई कि उनका चाइल्डहुड इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि स्पिरिचुअलिटी और सेक्सुअलिटी दोनों साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। क्योंकि बहुत मुमकिन है कि वो औरत सिर्फ लस्ट के ही सरफेस पर आने को बहुत बुरा समझती हो, बहुत ही घटिया समझती हो, क्योंकि उसकी जो सुपर ईगो है जो कि स्पिरिचुअल और रिलीजियस है, उसके साथ जो इड की डिज़ायर है लस्ट वाली, वो अपोजिट है ना, वो मैच नहीं करती, वो अलाइन नहीं है। तो वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले रहा है। और कॉन्फ्लिक्ट उनसे क्या करवा रहा है? कॉन्फ्लिक्ट उनसे वो करवा रहा है जिसके बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यानी कि बाकायदा एक अफेयर में है वो। फ़र्ज़ करें, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, तो जब जब आप अपनी साइकी में मौजूद कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं, आपकी एंजाइटी प्रोसेस होने लगती है। तो जब भी आपके आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप होगा ना, आपको बहुत एंजाइटी होगी, आप बहुत न्यूरोटिक होंगे। आइडियल सेल्फ में भी सुपर ईगो, रियल सेल्फ हम कह सकते हैं कि आपके एज, आपके करंट इमोशंस, आपकी बॉडी में उठने वाले नेगेटिव फीलिंग्स। तो जो भी आपका आइडियल सेल्फ है और जो भी आपका रियल सेल्फ है, यानी कि जो आपकी रियल फीलिंग है और जो आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में आइडियल फीलिंग आए, उन दोनों में जब आप तजाद ख़त्म करके अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे ना, तो वहाँ से एंजाइटी कम होगी, न्यूरोसिस कम होगा। ये जो आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के बीच में जो गैप है, इसकी जो थ्योरी है ये कैरन हॉर्ने की है। तो जब भी आपके एड और सुपर ईगो में बहुत बड़ा गैप होगा और आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो आपकी बॉडी में जेलसी, एनवे, लस्ट, हेट या एंगर या जो भी आ रहा है, आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपको लगता है कि इन फीलिंग्स को फील करना बुरा है, ये नेगेटिव इमोशंस हैं, ये बेकार गंदे इमोशंस हैं, मैं इनको क्यों फील करूं, इनको तो आना ही नहीं चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें आनी चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये आइडियलिज्म है, ये आपका आइडियल सेल्फ है और यही आइडियल सेल्फ आपको एंजाइटी में लेकर जाता है, न्यूरोसिस में लेकर जाता है। तो इस गैप को कम कीजिए और जो भी आपके हालात, जो आपकी रियलिटी है, जो आपकी हकीकत है, जो आपके इमोशंस की हकीकत है, जो भी आपके अंदर चल रहा है आपकी साइकी में, उसे एक्सेप्ट कीजिए। आपको उस पर एक्शन करने को कोई नहीं बोल रहा। अगर उस मूवी में वो लड़की अवनी सिर्फ इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती अपनी साइकी में और अपने आप को इतना जज और शेम नहीं करती, बल्कि उस इन्फैचुएशन, उस अट्रैक्शन को फील करती कि हाँ यार होता है ऐसा, वो बहुत अच्छा राइटर है, वो बहुत अच्छा पोइट है, मुझे उसका इंटेलेक्ट बहुत पसंद है, मैं उसे अप्रिशिएट करती हूँ, मैं उसे लाइक करती हूँ, इट्स ओके, कोई बात ही नहीं है ना, पसंद है तो है, बात ख़त्म। तो जब आप इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, अपनी रियल फीलिंग को एक्सेप्ट करते हैं, तो वहाँ से न्यूरोसिस ख़त्म होता है, वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होता है। ये बहुत मुश्किल काम है। जितना ज़िद्दी स्टबर्न आपका इड है, उतना ही ज़िद्दी आपका सुपर ईगो भी होगा और बीच में फंसी ईगो। तो साइकोलॉजी की खूबसूरती क्या है, इसकी ब्यूटी क्या है, थेरेपी की ब्यूटी क्या है, क्या वजह है, क्यों है ये थेरेपी? क्या आपको बहुत कोई अमेजिंग इंसान बनाने के लिए, सुपरमैन बनाने के लिए है? थेरेपी आपको जो रेंज ऑफ इमोशंस है ना, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव हैं, उन्हें एक्सेप्ट करवाने के लिए, उन्हें फील करवाने के लिए है। थेरेपी आपके इड और आपका जो सुपर ईगो है, इन दोनों की हठधर्मी, इन दोनों की जो ज़िद्दी नेचर है ना, इसको कम करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए है। और नेचर में बैलेंस या तवाज़ुन तब आता है जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को वैल्यू देते हैं। बैलेंस आता है पॉजिटिव और नेगेटिव को तवाज़ुन में लाने से है। अगर एक ही साइड को वैल्यू देंगे कि बस पॉजिटिव इमोशंस आने चाहिए, नेगेटिव चीज़ नहीं आनी चाहिए कोई, तो इस तरह से न्यूरोसिस का शिकार तो आपको होना ही है। इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट तो होना है, तनाज़ात तो होंगे आपकी नफ्सियात में और आपको एंजाइटी भी होगी और डिसऑर्डर्स भी होंगे। वैसे तो ये सब कुछ इतना सीधा, इतना आसान नहीं है जितना कि मैंने यहाँ पर आसानी से एक्सप्लेन कर दिया। ये बड़ा पेचीदा होता है। कभी कभार अपने ही नफ्सियाती कॉन्फ्लिक्ट्स को पहचानने में वक्त लगता है। और ये जो एक्सेप्टेंस का सफ़र है ना, जो मैं आपसे कह रही हूँ कि इमोशंस को एक्सेप्ट कीजिए, ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है। इतना आसान नहीं है एक्सेप्ट करना। चेंज करना फिर भी आसान होता है। मैं कहती हूँ कि चेंज करना आसान है, लेकिन एक्सेप्ट करना, उसके लिए बहुत नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बहुत ही आला सतह पर आपको समझ होनी चाहिए उन हालात की, उन वाक़यात की या अपनी पर्सनालिटी के किसी पहलू की जिसे आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं। आपको उसकी बहुत डीपर लेवल पर समझ होनी चाहिए, तो ही वो एक्सेप्ट हो पाता है, वरना आपका माइंड, आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक्सेप्टेंस भी अपने आप में एक पेचीदा अमल है। अगर आप चाहें तो जर्नलिंग कर सकते हैं। जो भी आपके अंदर तनाज़ात उठते हैं उनके बारे में लिखिए, जो भी आपकी सोचें हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं
जो भी आपकी साइकी में चलता है, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं और आपकी वैल्यूज़ हैं, देखिए उनमें कितना फ़र्क है, कितना गैप है उसके अंदर। आपका आइडियल सेल्फ और आपका रियल सेल्फ एक दूसरे से कितना डिस्कनेक्टेड है। मालूम कीजिए, नोट कीजिए, अपने आप को ऑब्ज़र्व कीजिए, अपने आप में इंटरेस्ट लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि मैं किसी हद तक आपकी नफ्सियात में जन्म लेने वाले जो तनाज़ात हैं, जो तज़ाद हैं, उनको बयान कर पाई होंगी, अपना पॉइंट डिलीवर कर पाई होंगी। वैसे तो ये टॉपिक बहुत वसी है, बहुत ज़्यादा वसी है, अपने आप में ही एक समंदर है, लेकिन वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।